Hello, most welcome in basic level module, and today we are going to start grammar module, and this is our first section of grammar module. So what are we going to learn today? Please have a look on the boards. Today we are going to understand the concept of alphabets, words and sentences. तो आज का जो ये ग्रामर मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हम बहुत बेसिक ABCD से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है ये बेसिक लेवल है और हम ये सोच के चलते हैं कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आती। ठीक है, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है इंग्लिश में तो हमें ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं। तो चलिए नज़र डालते हैं कि क्या है ग्रामर मॉड्यूल के सबसे पहले वाले सेक्शन में। इसमें तीन चीज़ें बताऊंगा, एक अल्फ़ाबेट्स, दूसरा वर्ड्स, तीसरा सेंटेंसेस। इससे पहले लैंग्वेज की भी थोड़ी सी बात करेंगे, एक मिनट, कि आखिर लैंग्वेज भाषा होता क्या है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की उत्पत्ति, इंग्लिश लैंग्वेज आई कहाँ से है, इस पे ही बात करेंगे। तो बात करते हैं लैंग्वेज की, चलिए। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारी है वो दो तरीके की है। बेसिकली एक अमेरिकन है, दूसरी ब्रिटिश है। ठीक है, आज के गूगल के दौर में तो कई तरह की हैं। अगर आप गूगल में जाके सेटिंग में चेक करोगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है इंडिया इंग्लिश भी आए, ऑप्शन में आता भी है। ठीक है, बट बेसिकली बाय कॉन्सेप्ट दो ही तरह की इंग्लिश होती है, एक अमेरिकन और ब्रिटिश। इंडिया में दोनों ही तरह के इंग्लिश का मिक्सचर चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी चाहिए और उसी से काम हो जाएगा, या फिर अमेरिकन इंग्लिश सीखनी या उसी से काम हो जाएगा, नहीं। बिकॉज हमारे स्कूल, कॉलेज, एकेडमिक्स में जो पढ़ाई होती है वहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल होता है 90%। ठीक है, 10% क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे टीचर्स तो हैं इसी दुनिया के ना, तो जो हम जानते हैं हम शेयर करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ऑफिस की बात करें, ऑफिस वगैरह में और प्रोफेशनल लाइफ में, तो प्रोफेशनल लाइफ में हमारे अमेरिकन इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो काम आउटसोर्स होता है, इंडिया में इनसोर्स होता है, वो अमेरिका और कनाडा से होता है, तो वहाँ की लैंग्वेज पे ही काम होता है। तो अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश चलती है, कनाडा में अमेरिकन इंग्लिश चलती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। मैं जो सिखाने वाला हूँ आपको बेसिक मॉड्यूल में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग भी दोनों ही तरह की इंग्लिश को लेकर चलेंगे। ये नहीं कि आपको सिर्फ ब्रिटिश ही सिखाऊंगा या फिर सिर्फ अमेरिकन सिखाऊंगा, नहीं, दोनों के बीच बीच में डिफरेंसेस भी बताता चला जाऊंगा और दोनों ही चीज़ों का आपको जो पॉजिटिव पॉइंट है वो देता हुआ जाऊंगा। अभी तो ग्रामर सेक्शन है तो ग्रामर की बात ज़्यादा होगी। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आया कहाँ से? तो ब्रिटिश राज, आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी कंट्रीज़ पे, काफ़ी देशों पर राज किया। जब राज किया तो वहाँ गए तो वहाँ की भाषा तो उन्होंने बोली नहीं, वो अपनी लैंग्वेज लेकर गए, इंग्लिश को लेकर गए। इंडिया में भी आए, इंडिया पे भी राज किया काफ़ी टाइम, तो यहाँ पे भी क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आए और लेकर आने के साथ साथ लोगों को सिखाया, पढ़ाया। और हमारे जो क्रांतिकारी भाई लोग थे, जिनको समझना था कि आखिर ये अंग्रेजों सब कर क्या रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को सीखना शुरू किया। ठीक है, दूसरी चीज़, अमेरिकन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? तो आज के टाइम में जो पावरफुल कंट्री है, सबसे पावर में है, वो अमेरिका है। तो जाहिर सी बात है उनका काम कई कंट्रीज़ में है, तो अगर आपको उनके साथ काम करना है तो आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। इस चक्कर में अमेरिकन इंग्लिश का भी अच्छा खासा विकास हुआ। ठीक है, बेसिकली अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। इंग्लिश तो एक भाषा है, लेकिन लैंग्वेज क्या होता है? आप मान लीजिए एक बंदा ए है, एक इंडियन बंदा ए है, एक अमेरिकन बंदा बी है। इन दोनों के बीच में अगर बातचीत होनी है, इसके लिए जो एक ब्रिज बनेगा, वो ब्रिज बनेगा लैंग्वेज, भाषा। या तो बी को ए की भाषा आनी चाहिए या तो ए को बी की भाषा आनी चाहिए, पर सीखना उसी को पड़ता है जिसे ज़रूरत होती है। तो हमें ज़रूरत है कि बी, अमेरिकन बंदा हमें काम दे तो हम इंग्लिश को सीखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो आज के टाइम पे कि इंग्लिश लैंग्वेज का सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से मैक्सिमम अच्छे ऑथर्स की जो किताबें होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। 99% एग्जाम्स इंग्लिश में होते हैं। हिंदी का ऑप्शन होता है, पर हिंदी भी इतना हाई लेवल का होता है कि वो समझ में नहीं आएगा। उससे बेहतर है कि आप इंग्लिश सीख लें। जॉब इंटरव्यूज़ में जाएंगे, किसी भी अच्छी जॉब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो
अभी हम बात कर लेते हैं ग्रामर मॉड्यूल की। तो हमें ग्रामर मॉड्यूल इसलिए आना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज को सीखने के लिए एक फाउंडेशन बेस होना चाहिए। अगर हमें लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज नाम की अगर मकान को बनाना है, अगर बिल्डिंग को खड़ी करनी है, तो इस बिल्डिंग के लिए एक बेस चाहिए। तो भाषा लैंग्वेज का बेस जो होता है इसकी ग्रामर होती है, रीढ़ की हड्डी ग्रामर होती है। तो इसकी ग्रामर जो रीढ़ की हड्डी है, सबसे पहले इस फाउंडेशन को बनाना ज़रूरी है। तो इस बेस को हम तैयार करेंगे अभी पहले मॉड्यूल में। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट या लेटर्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, और इसी को जोड़ जोड़कर वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं अल्फ़ाबेट्स आया कहाँ से। स्टार्टिंग में जब लैंग्वेज बनी तो लोगों ने पिक्चर का सहारा लिया। मान लीजिए किसी को बोलना था कि पेड़ काटो, तो वो एक पेड़ बना देता था बंदा और एक कुल्हाड़ी बना देता था। ठीक है, एक कुल्हाड़ी बना दिया तो इसका मतलब होता था पेड़ को काटना है। ठीक है, तो ये तो वही समझेगा जो इस भाषा को जानता है, ये तो वही समझेगा या बना लिख सकता है जिसकी ड्राइंग अच्छी हो। देखो मेरी भी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ड्राइंग आनी चाहिए। ड्राइंग हर किसी की अच्छी नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में उसके बाद कि हम जो है ना हर साउंड को, हर आवाज़ को एक चिन्ह दे देंगे, कुछ निशान दे देंगे। अब क्या हुआ, हिंदी वालों ने कहा कि हम ऐसे लिख देंगे तो अ बोलेंगे, इसको अ साउंड देंगे, अ की आवाज़ होगी तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब उर्दू वालों ने ऐसा कर दिया, बोला अगर अ साउंड होगा तो हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, संस्कृत वालों ने भी बोला कि अ साउंड के लिए हम ऐसा साउंड बनाएंगे, ऐसा अक्षर बनाएंगे अ साउंड के लिए। वहीं पर इंग्लिश वालों ने आके कहा नहीं भैया, हम अ साउंड के लिए कुछ ऐसा बनाएंगे, अ साउंड के लिए ऐसा बनाएंगे। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स आए इस दुनिया में। अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं तो चलिए ABCD की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ABCD पढ़ लेते हैं कि सही तरीका क्या होता है ABCD को पढ़ने का। ये होता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। उम्मीद आपको समझ में आया। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये हो गया हमारा बड़ा वाला कैपिटल लेटर हो गया। स्मॉल में लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे ध्यान दीजिए। A B C को छोटा लिख देते हैं, D E F G H I J K L M N O को छोटा लिखते हैं, P Q R S T U V W X Y Z। आई होप क्लियर है। ये जो कैपिटल लेटर है ये इस तरीके से लिखा जाएगा और स्मॉल लेटर इस तरीके से लिखा जाएगा। ये फ़र्क होना चाहिए। बहुत से बच्चे कैपिटल की तरह कर्सिव के नाम पे लिख देते हैं स्मॉल को, वैसा नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर। तो चलिए वर्ड्स की बात कर लेते हैं। एक बार बताइए, व्हाट इज़ अ वर्ड? वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ
वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो भी हमने ABCD लिखा है इसको एक ग्रुप में लिखेंगे तो वो वर्ड हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको बोलूं OYB, क्या ये तो एक ग्रुप है लेटर्स का, तो क्या ये वर्ड है? अगर मैं बोलूं तो हो सकता है आप हाँ बोलोगे, ना बोलोगे। मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि शायद मुझे मीनिंग नहीं आती इसलिए ये वर्ड हो सकता है, ऐसा डाउट होता है, पर ये वर्ड नहीं है। तो हमारे वर्ड्स का डेफिनेशन क्या है, इसका क्या रूल है? इसका रूल ये है कि वर्ड्स वो होते हैं जिनका कुछ मतलब हो, मीनिंग हो। तो इन लेटर्स को सही तरीके से अरेंज करेंगे तो ये बनेगा BOY, बॉय। तो अब इसका कुछ मतलब, मीनिंग है। बिना मीनिंग का कोई ग्रुप हो, वर्ड्स का ग्रुप हो, लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का कोई ग्रुप हो, अगर उसका कोई मतलब नहीं है, मानी नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो एक वर्ड नहीं होगा, उसको वर्ड नहीं कहेंगे। अगर उसका कुछ मतलब निकलेगा, उसका कुछ अर्थ होगा, तभी अर्थ वाले, मतलब वाले, मीनिंग वाले जो ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम वर्ड कहेंगे। जैसे आपने देखा, अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए OCW लिख दिया मैंने, क्या ये इसका कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है, तो ये वर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसको खारिज करते हैं। लेकिन अगर इसी को अरेंज करके सही तरीके से लिखें तो COW हो जाएगा, काउ। काउ मतलब गाय, तो इसका एक अर्थ है, एक मीनिंग है, तो ये एक वर्ड होगा। तो आपने देखा किस तरीके से लेटर या अल्फ़ाबेट के ग्रुप को, समूह को हम वर्ड कहते हैं। अब बारी आ गई है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? तो समझिए, जिस तरीके से अल्फ़ाबेट्स के सही क्रम में सजा के ऐसा कुछ ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे जिसका कोई अर्थ होगा, मीनिंग होगा, तो उसको वर्ड्स कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स का समूह लिखूं, वर्ड्स का, शब्दों का समूह लिखूं, जैसे कि लिख दूं गो आई। अब मैंने लिख दिया गो आई, क्या ये एक सेंटेंस है? तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो सेंटेंस के लिए भी नियम है, कानून है ये, कि जो भी समूह हो वर्ड्स का, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, कुछ मीनिंग होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग नहीं होगा तो ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन इसी को अरेंज करेंगे, सही तरीके से लिखेंगे तो होगा आई गो। अब इसका अर्थ है मैं जाता हूं, तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा। मतलब जो ग्रुप हो वर्ड्स का, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब समझते हैं कि सेंटेंस होता कैसे है, बनता कैसे है। तो सेंटेंस बनाने का एक फॉर्मूला है, समझिए, जो सबसे बेसिक, सबसे छोटा, सबसे आसान फॉर्मूला है किसी वाक्य को इंग्लिश में लिखने का। वो ये है कि आपके वाक्य में एक कर्ता हो, सब्जेक्ट जो कोई काम करे, और उसके बाद वर्ब हो। ठीक है, सब्जेक्ट कहते हैं किसे? समझिए अब सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो इंग्लिश का वर्ड है जो कोई भी काम करता है। मैं पढ़ाता हूँ, आई, मैं पढ़ाता हूँ, आई, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और मैं जो काम करूँगा वो काम हमारा वर्ब हो गया। तो जो भी काम होता है, जो भी काम वाले इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उन सबको वर्ब में रखा जाता है, वर्ब की कैटेगरी में। ये आपको सिखाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे है हमारे इस टॉपिक में, हमारे ग्रामर सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें सिखाया जाएगा आपको, टेंशन ना लें। तो सब्जेक्ट, मान लीजिए सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। सब्जेक्ट होता है आई, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं देखिए अब, आई, यू, वी, दे, he, she, it, it। उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं। कोई नाम ले लीजिए, राम, सीता। तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स हैं, उन सब को सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि असल में काम करने का श्रेय, काम करने का बोध इनसे ही पता चलता है, तो इनको सब्जेक्ट कहते हैं। अब वर्ब क्या होता है? ईट, खाना, गो, जाना, स्लीप, सोना, डांस, नाचना। अब इसमें से एक ठो ले आते हैं नीचे,
जैसे कि हमने क्या किया, यू को नीचे ले आते हैं, यू, इसमें से एक ठो ले आते हैं, डांस को ले आते हैं, मान लीजिए डांस। देखा आपने, एक सब्जेक्ट में से ले आए और एक वर्ब में से ले आए, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया यू डांस। ये सबसे छोटा वाला कैटेगरी है, सबसे छोटा आसान है। तो आपके लिए, आप लोग को पता ही है कि हर सेक्शन के बाद आपको एक जूम की मीटिंग दी जाएगी, जूम लाइव क्लास करने का मौका दिया जाएगा। तो आप भी जब भी कनेक्ट करें तो आपको कम से कम 10 सेंटेंस बना के आने हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस्तेमाल करते हुए। एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा, जैसे कि इट ले लीजिएगा, इट, जैसे कि आप सब्जेक्ट ले लीजिएगा आई, और इधर से एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा गो, आई गो, एक सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से आपको 10, 12, 15 वर्ब पता होगा। जो क्रिया होता है, काम होता है, जंप क्या हुआ, वर्ब हो गया। डांस क्या हुआ, काम हो गया, तो ये भी वर्ब में आ जाएगा। स्लीप सोना, ये भी काम है। स्टैंड मैं खड़ा हूँ, ये भी हा। लाफिंग, लाफ क्या हुआ, लाफ भी तो काम ही हुआ, तो लाफ भी हमारा वर्ब में जाएगा, आई लाफ। क्लियर है? अभी मैं कुछ SES वाला कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं अभी टेंसेस अगले दिन से स्टार्ट करूंगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ग्रामर मॉड्यूल का पहला सेक्शन ख़त्म होता है। प्लीज़ जानने के लिए, सीखने के लिए बने रहें और अगली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगली वीडियो में हमारा टेंस स्टार्ट होगा, जिसमें आपको बताऊंगा एक टेबल के ज़रिए कि बहुत से इसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे वर्ब में SES लगवा देते हैं। जैसे कि अगर शी होगा, यहाँ पर शी होता तो डांस नहीं होता, शी डांसेज हो जाता। जाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको, अब देखिए हिंदी में हम अगर लिखते हैं मैं गाता हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश में बनेगा आई सिंग, फुल स्टॉप, आई सिंग। हिंदी में मैं गाता हूँ का बन जाएगा अंग्रेजी में आई सिंग। देख रहे हैं ना, वह जाती है, तो वह जाती है, मतलब लड़की की बात हो रही है, तो वह का हो जाएगा शी। जाना का इंग्लिश होता है गो, लेकिन जब भी शी रहेगा इसमें ES लग जाएगा, ठीक है। तो SES का फंडा जानने के लिए बने रहें। अगली वीडियो में SES का फंडा बड़ा ही आसान तरीके से फटाक से समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ग्रामर क्या है, लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्ड्स एंड सेंटेंस है, ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ नोट कर लीजिए और अपनी कम से कम 1 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करके रखें। बहुत जल्द आप लोग को मौका मिलेगा मुझसे लाइव बात करने का। उस दौरान सबसे पहले आप अपने डाउट वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद आपके 1 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी। और हाँ, आप जितनी वीडियो देख कर आएंगे उस दिन उन सारी वीडियो से मैं कम से कम एक सवाल तो ज़रूर पूछूंगा, ताकि मुझे तो पता चले कि आपने कितना सीखा है और क्या क्या सीखा है कि नहीं। तो आज का आपका टास्क है कि आपको कम से कम 10 सेंटेंस बना के लाने हैं। किस आधार पे? आपके लिए फॉर्मूला मैंने दिया है अभी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, आई गो, यू डांस। इस तरीके से 10 सेंटेंस बना के आपको लाने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ओके। और हाँ, जूम मीटिंग पे ज्वाइन करने के लिए आपको आगे डिटेल दिया जाएगा। कोर्स के एंड में लास्ट वीडियो में आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जूम सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। क्योंकि जो भी सेशन आपको मिलेंगे वो आपको किसी न किसी संडे में मिलेंगे और इवनिंग में मिलेंगे, ताकि आप कंफर्टेबल रहो, आसानी से ज्वाइन कर सको। ओके, thank you, bye bye, see you in the next video with a new learning, fantastic learning